आज का जो विषय है वो है वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कचरे का इंतज़ाम। मैं डॉक्टर खुर्शीद अहमद वानी। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो कचरा है ये कहाँ-कहाँ से निकलता है और उसकी वजह से हमें कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि ये जो कचरा है, कचरे की जो डेफ़िनिशन्स है वो दिन-ब-दिन बदलते रहते हैं। क्योंकि एक ज़माना था जब हम कचरे को कचरा समझ के फेंक देते थे, लेकिन आज हम इस कचरे से बहुत से लाभदायक चीज़ें बना सकते हैं। अगर हम ऐसा कहें कि गलत वक़्त में, गलत जगह पर फुज़ला एक वसीला है। अगर इस कचरे को हम सही जगह पे रख दें और इसका भरपूर साइंटिफिक तरीकों से इस्तेमाल में लाया जाए, तो ये हमारे लिए एक वसीला बन जाता है। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम देखते हैं कि हमारे घरों से, चाहे किसी इंडस्ट्री से या हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या जहाँ पे भी हम बैठे, वहाँ से जो बचा-कुचा हमारा जो सामान होता है, अगर हम उसको फेंकने की कोशिश करते हैं, तो हम समझते हैं ये कचरा है, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर हम सही मायनों में उस चीज़ को देखें और साइनेसी साइनेसी तरीके अगर हम बरोईकार लाएँ, फिर उस कचरे को सही जगह पे जमा करें, इसके बाद सही जगह पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, फिर कोई साइंटिफिक अमल उससे में पास किया जाए, तो ये जो कचरा होता है, ये कचरा नहीं रहता है, बल्कि एक प्रोडक्ट जिसको हम वसीला बोलते हैं, तो ये हमारे काम में आता है। जैसा कि हमारे मुल्क में हर रोज़ बड़ी मिकदार में फुज़ला जमा हो रहा है और अमूमन हम देखते हैं कि इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालाँकि जब हम देखें ये कचरा कहाँ से और क्यों पैदा हो रहा है और कितना कचरा पैदा हो रहा है, तो हम देखते हैं कि जितनी-जितनी आबादी बढ़ती जा रही है, जितनी-जितनी उतना 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 ज़्यादा कचरा जमा होता जा रहा है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उतना ज़्यादा हमारा जो कचरा है, ये बढ़ता जा रहा है। आप देख लीजिए, कुछ डिकेड्स पहले की जब हम बात करते हैं, बहुत सारा कचरा, जिसको हम फुज़ला भी कहते हैं, ये बढ़ रहा है, ड्रामाई अंदाज़ में इसकी बढ़ोतरी हो रही है। हालाँकि जब हम देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिससे हम इस कचरे को कम कर सकते हैं। लेकिन अभी हर कोई वो प्रोसेस हमारे कंट्री में अमल में नहीं आई, जिससे हम इस कचरे को कम करें, ताकि हम ज़ीरो वेस्ट कंट्री बन जाए। अभी उसमें करना बहुत बाकी है। ट्रेडिशनल मेथड से लेके एडवांस्ड साइंटिफिक मेथड्स इस वक़्त हमारे पास है, लेकिन जब तक कि हम उनको बरोईकार नहीं लाएँगे, जब तक कि हम कचरे को एक रिसोर्स नहीं समझे, तब तक ये कचरा ही रहेगा। कचरा या फुज़ला ये किस तरीके से एक वसीला बन सकता है? मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान के चलिए एक आदमी जिसने एक ब्रांडेड शर्ट खरीदी, उसके बाद ये अपने ऑफिस में गया, उसकी जो ये शर्ट है उसमें उसने पेन रखा, कलम रखा और ये जो कलम है ये लीक हुआ, इसकी शर्ट खराब हो गई। अब ये आदमी इसको धोने की कोशिश कर रहा है, ये दाग निकालने की कोशिश कर रहा है, ये दाग निकल नहीं रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये उस शर्ट को कचरे में डस्टबिन में डाल देता है। अगले दिन एक रैग पिकर जाता है, वो जब इस शर्ट को देखता है, उसको उठाता है, वो देखता है कि ये शर्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें एक दाग है। उसके लिए तो दाग कोई मायने रखता नहीं है। वो उस शर्ट को उठा के पॉलीथीन में डाल के अपना घर लेके जाता है, उसको धोता है, उसका यूज़ करता है। अब ये 1 साल, 2 साल, 3 साल कब तक उस शर्ट को यूज़ करेगा, ये उसके लिए एक रिसोर्स बन जाता है। या पानी की जो बोतलें होते हैं, इन बोतलों में हम
पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद हम उसको फेंक देते हैं कचरा समझ के। कोई आदमी, कोई बंदा हम में से उस बोतल को उठाता है, उसको साफ करता है, उसके बाद उस बोतल में पानी पीता है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना, तब तक ये उसके लिए एक रिसोर्स बन गया। तो इस तरीके से अगर हम अपने आसपास देख ले तो हमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज मिलेंगे जो किसी के लिए कचरा है लेकिन किसी के लिए वो रिसोर्स है, किसी को लिए वो इनकम का जरिया है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि कचरा जो होता है, कचरा जिसको हम वेस्ट बोलते हैं अंग्रेजी की इस भाषा में, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में, ये हमेशा वेस्ट नहीं होता है। हाँ, ये वेस्ट तब है अगर ये किसी गलत जगह पे है, गलत वक्त में वहां पे हमने इसको डाला, इसका मतलब तब ये वहां पे वेस्ट है। इट मीन्स कि अगर हम जब भी हम वेस्ट की इस टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करें, हमें ये याद रखना जरूरी है कि ये वेस्ट, ये कचरा तब है, ये कचरा तो तभी है जब इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने किसी जगह फेंका, इसके बाद किया, या ये कचरा तब भी बन जाता है अगर हमने किसी चीज को खरीदा, खरीदने के बाद हमने इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, उसको रख दिया वहीं पे, तो ये कचरा बन सकता है। आप देख लीजिए कि जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो तकरीबन 1,43,449 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट जो है वो पैदा हो रहा है, जिसमें तकरीबन हम 1,11,000 मीट्रिक टन को हम इकट्ठा कर पाते हैं, और बाकी जो होता है तकरीबन 35,602 मीट्रिक टन जो है इसको हम रिसाइकल करते हैं। इसका मतलब और भी बहुत ज्यादा इसमें जो बचता है वो वैसा का वैसा रह जाता है। यहां पे जब हम देखते हैं ये जो कचरा है, ये कचरा निकलता कहां से, वेस्ट निकलता कहां से, जब कि हम सब जानते हैं सुन्नती फुजला जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारी फैक्ट्री से निकलता है, कारखानों से निकलता है, मगर सितम ज़रीफी तो ये है, बदकिस्मती तो ये है, ये जो कचरा हमारे सुन्नती इदारों से निकलता है, हमारी फैक्ट्री से निकलता है, इसको कहीं साइंटिफिक वे में हम डिस्पोज नहीं कर पाते। हमें तो आसानी हो जाती है कि हम इसको कहीं दरिया में डिस्पोज कर देंगे, कहीं समंदरों में इसको डाल दें, जिससे पोल्यूशन हो जाता है, जिससे आलूगी हो जाती है, चाहे ये वाटर पोल्यूशन हो, चाहे ये सॉइल पोल्यूशन हो। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें प्लास्टिक की, अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब प्लास्टिक आया था, हमारे जो किचन थे, हमारे जो घर थे, वो सज गए थे प्लास्टिक से। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब यूएसए ने इसको बैन किया और बाकी कंट्री भी इसको बैन करके आ रहे हैं। हाँ, एक जमाना ऐसा था ये प्लास्टिक हमारे लिए एक लग्जरी थी, लेकिन अब लग्जरी नहीं है कि ये प्लास्टिक अब एक पोल्यूटेंट है, जिस भी जगह ये है ये एक पोल्यूटेंट का काम करता है। या शीशा, जब ये पोल्यूटेंट्स निकलते हैं हम इसको जमीन पर कर देते हैं विदाउट एनी प्रॉपर साइंटिफिक मेथड, तो नतीजा ये निकलता है ये आलूगी का सबब बन जाता है। तो हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, हमारी जो सन्नतें हैं, हमारे जो कारखाने हैं, इनमें से जितना भी ये कचरा निकलता है, अगर इसका भरपूर इस्तेमाल, भरपूर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए, या साइंटिफिक तरीकों से इसको रिसाइकल, रीयूज या रिड्यूस नहीं किया गया, तो ये हमारे लिए एक आलूगी का सबब बन जाता है, या हम उसको कहेंगे कि ये हमारे लिए कचरा बन जाता है। इसी तरीके से हम तजारती जो फुजला होता है, तजारती कचरा जो होता है, जो हमारे स्कूलों से निकलता है, कॉलेजों से निकलता है, दुकानों से निकलता है और दीगर दफातर से निकलता है। इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो कागज का ही होता है, मेन जो पेपर वेस्ट होता है। हाँ, अगर हम चाहे जितने भी ये तजारती फुजला है, इसको हम आराम से डिकम्पोज करने के बाद खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मामूली सा एक गड्ढा खोद के हम उसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हम इसको खाद में तब्दील कर सकते हैं, और हमारे लिए दोहरा फायदा हो सकता है। एक फायदा तो ये कि हमने प्लास्टिक रिड्यूस किया, दूसरा हमने उसमें से खाद तैयार की और उस खाद को हमने फिर प्लांट्स में डाल दिया, तो पैसा भी हमने बचा दिया। इसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ा कारण जो है, जो कचरा जमा होने का एक सबब ये भी है कि हमारे जो इसको हम बोलते हैं घरेलू कचरा या घरेलू फुजला, ये हमारे घरों से निकलता है।
हमारे घरों में जितनी भी सरगर्मियां होती है, जैसे हम खाना पकाते हैं, हम साफ सुथराई करते हैं, इसके दौरान जितना भी फुजला, जितना भी कचरा जमा होता है, उस कचरे को हम ऐसे के ऐसे कहीं छोड़ देते हैं। जैसे पत्ते हैं, सब्जियों के छिलके हैं, और बाकी जितने भी चीजें हमारे घरों से निकलते हैं, उसको हम कहीं भी उठा के फेंक देते हैं। जनरली जो गांव देहात होते हैं, वहां में क्या होता है, वहां पे हम उसको कहीं जहां पे भी हमें जगह मिलती है, या गांव से बाहर या गांव के आसपास घरों के बीच में अगर कहीं भी कोई खाली जगह पड़ी हुई है, वहां पे हम उसको जमा कर देते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि ये जो कचरा है, कचरों के जो अंबार जमा हो जाते हैं। हालांकि हम अगर अपने ट्रेडिशनल मेथड्स में चला जाएंगे, ट्रेडिशनल में क्या होता था कि लोग अपने घरों में जितने भी उनकी ये घरेलू जितना भी कचरा निकलता था, वो इसको गांवों के आसपास एक गड्ढा खोद देते थे, उस गड्ढे में उसको डाल देते थे। फिर धीरे धीरे ये जो कचरा होता था ये डिकम्पोज हो जाता था। डिकम्पोज होने के बाद उसको कहीं एग्रीकल्चर में यूज करते थे एज ए मैन्योर। ये एक ट्रेडिशनल मेथड था, आज भी है, कहीं कहीं गांव में आज भी ये मेथड है। लेकिन अब अगर आज के हम साइंटिफिक मेथड्स देखेंगे, वो एडवांस्ड मेथड्स है, इसी ट्रेडिशनल मेथड्स के एडवांसमेंट है, जो हम आगे जाके इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा है ज़राया फुसला, जो उसको ज़राअती फुसला भी हम कह सकते हैं, ज़राअती कचरा भी हम कह सकते हैं। यानी कि हम जितने भी ज़राअत जब हम करते हैं, बागबानी हम करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, बागबानी हम करते हैं, तो उससे जब हम सब्जी निकालते हैं या धान की काश्त करते हैं, तो वहां जितना भी वो घास फूस बच जाता है, जो मवेशियों के काम भी नहीं आता है, उसको हम कहीं भी छोड़ देते हैं। इस तरह बहुत ज्यादा कचरा जमा हो जाता है। तो जब हम देखें, इसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि ऐसा रिसर्च में ऐसा पाया गया कि फ्रॉम लास्ट फ्यू डिकेड्स ये जो फुजला है, ये जो कचरा है, उसमें बहुत ज्यादा ड्रामेटिक इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई उसमें, इसकी मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। ऐसा क्यों देखा गया? जैसा कि 3 इंपॉर्टेंट कारण जो मैं यहां आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जो बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स में भी अब इसकी हमें रेफरेंसेस मिल रहे हैं। एक तो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है पॉपुलेशन। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर हम वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक की तरफ नजर डाल दें, तो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। ये जो पॉपुलेशन की सुई है कहीं रुकती नहीं है, ये बहुत फास्ट जा रही है, सेकंडों में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उतना ज्यादा कचरा पैदा होगा। अगर हम एग्जांपल दे देंगे, हमारी कंट्री में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तहकीक के मुताबिक 850 ग्राम वेस्ट एक फर्द हर रोज पैदा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि एक हिंदुस्तानी नागरिक जो है वो एक दिन में करीबन 1 केजी वेस्ट जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, उतना ज्यादा वेस्ट हम एक दिन में पैदा कर रहे हैं, और जितनी बढ़ती जाएगी उतना ये वेस्ट भी बढ़ता जाएगा। ये एक कारण है कि हमारे पास हर जगह, हर सिटी में, हर शहर में, जहां हम भी जाए, जिस गली में हम जाए, हमें कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। दूसरा जो कारण है वो है जिसको हम बोलते हैं कि इट इज, जिसको हम बोलते हैं इन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में अगर हम उसको कहेंगे तो हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ज्यादा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कचरा जमा होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता है। देयर इज कंट्राडिक्शन कि अगर हम टेक्नोलॉजी इसलिए बनाए ताकि हम इस कचरे को कम करें तो ये कचरा कम हो जाएगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। एक जमाना था कुछ साल पहले, 10-20 साल पहले, जब हमें डिस्पोजेबल का कंसेप्ट नहीं था। इसका मतलब है जब हम किसी होटल में चले जाते थे, वहां अगर हम चाय पीने बैठ जाते तो हमें एक बोनचेना कप दिया जाता था जिसमें हमें चाय दी जाती थी।
फिर उसी चाय के कप को धोया जाता था, अगला जो कस्टमर आता था उसको उसी में चाय दी जाती थी। जितने भी कस्टमर आते, अगर इस होटल वाले के पास 10 या 12 कप है, ये इसी 12 कप का इस्तेमाल करता था एक दिन में। हालांकि ये कप जो इसके बहुत दिन तक चलते रहते थे। लेकिन अब जो कंसेप्ट आ गया, अब कोई भी फर्द, कोई भी आदमी होटल में चला जाएगा, उसको अगर चाय पीनी है, उसको एक डिस्पोजेबल कप हाथ में थमा देगी। जितने लोग एक दिन में उस होटल का रुख करेंगे, उतने ज्यादा वेस्ट शाम को हमारे सामने होगा। इसका मतलब यह है, अगर 100 लोग एक दिन में उस होटल में चाय पिएंगे, शाम को 100 डिस्पोजेबल कप्स वेस्ट बिन में होंगे। ये एक एग्जाम्पल मैंने दी है। इसी तरीके से आप देख लीजिए हम कितना डिस्पोजेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डिस्पोजेबल कप्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक शहर में, एक सिटी में कितने चाय वाले के दुकान होंगे, फिर जब हम इसको देखेंगे पूरे इंडिया में कितने होंगे, तो ये एक अंबार पैदा हो जाएगा, हम इसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा चीज जो है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको हम बोलते हैं थ्रू अवे सोसाइटी। आजकल हम क्या करते हैं, हमें जितना इस्तेमाल करना है हम उसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना खरीदते हैं। अगर मुझे एक पैंट शर्ट की जरूरत है, मैं 3, 4, 5, 6, 7 खरीद के रख दूंगा, कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे। कभी कभी हम भूल जाते थे कि हमने वो भी खरीदा था, फिर हम उसको पहन भी नहीं पाते थे। हालांकि ये केस जो है, ये हर किसी के साथ नहीं है, लेकिन जो हमारा अपर क्लास जो लोग हैं, उनमें ऐसा देखने को मिलता है। और आप देख लीजिए, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जब ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब ये बढ़ जाता है, लोग घरों में खाना नहीं खाना पसंद करते हैं, वो बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां खाना शुरू कर देते हैं। इसमें 2 तरीके का खर्चा होता है, एक तो ये वहां यहां पे करेगा ही, दूसरा जो घर में है उसके लिए जो बना रखा हुआ है वो वेस्ट हो जाता है। और जब ये होटल में चले जाते हैं, ये जब ऑर्डर कर देते हैं वहां पे जितना हमें खाना है उससे ज्यादा हम वहां पे ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद जो बचा रहता है वो डस्टबिन का पार्ट बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस फील्ड में हम जाएंगे, अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन में, हमें ये रहन सहन जहां भी हम रहते, अगर हमें इसमें हम इसको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, तो नतीजा ये आता है कि हमें वेस्ट जो है, कचरे का अंबार देखने को मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा कचरा जमा हो जाएगा, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतने चांसेस है कि हमें कचरा देखने को मिलेगा, और जितना जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा कचरे की अंबार हमें देखने को मिलेगी। अगर हम एक टिपिकल इंडियन सिटी की बात करेंगे, तो हमारे पास वो सबसे ज्यादा जो कचरा जमा होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये ऐसा वेस्ट है, अगर हम चाहें हम इसको खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको डिग्रेड करके कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि हम ऐसा नहीं करते हैं। बाकी जो वेस्ट है, जैसा प्लास्टिक वेस्ट है, गिलास है, पेपर है, उनकी जो मात्रा है वो कम ही है अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वेस्ट। तो यहां पे एक, अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे, यहां पे अगर हम रिसर्च करेंगे इस चीज को लेके कि ये जितना भी वेस्ट है, उस वेस्ट को हम डिग्रेड कर सकते हैं, हम उस वेस्ट से खाद बना सकते हैं, अगर छोटे छोटे हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। और जब हम बात करते हैं अपनी कंट्री की, हमारे 9 बड़े शहर जो है, अगर हम उनकी कचरे की सूरत हाल को देख ले, तो हमें पता चलता है कि कितना गार्बेज हम जनरेट करते हैं और कितना उसमें से हम क्लियर करते हैं, और बाकी बचता कितना है। अगर आप दिल्ली की बात करोगे, मेरे स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस पर 3880,
इतना गार्बेज हम एक दिन में जनरेट करते हैं, टन्स ऑफ गार्बेज। तो फिर हम इसमें क्लियर कितना कर पाते हैं? 2420 बचता है उसमें। आप देखो इसमें जो अंतर है, डिफरेंस जो इसमें ये बचता है, ये कहां जाएगा? ये अंबार जमा हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी शहरों की आप सूरत हाल देख लीजिए, जैसे कोलकाता है, मुंबई है, बेंगलुरु है, चेन्नई, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, सूरत, आप देख लीजिए हर किसी में अंतर है। कोई भी सिटी हमारी ऐसी नहीं है जो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट कर रही है, जो चाहिए। जैसा कि कुछ कुछ कंट्रीज जैसे सूडान है, वो कर रहे हैं जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, कि जीरो वेस्ट पे आ गए। तो यहां सोचने की जरूरत है, यहां हमें दिमाग लगाने की जरूरत है कि भाई इस वेस्ट को, ये जो कचरा हमारा जिसको हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उस वेस्ट को किस तरीके से हम क्लियर कर पाएंगे, ताकि हम भी कहें कि हमारी जो कंट्री है ये जीरो वेस्ट कंट्री है। जैसा कि हमें स्वच्छ भारत अभियान, उसने बहुत कुछ हमें सिखाया। ये जो लॉन्च हुई थी, ये जो स्वच्छ भारत अभियान जो लॉन्च हुई थी, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। पहले हम जब ट्रेनों में सफर करते थे, गंदगी गंदगी होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। लेकिन जैसा मैं मैं ये कहता हूं, इट इज अ मैटर ऑफ बेसिक एथिक्स। ये हर किसी इंडिविजुअल को सोचना है, जहां हम रह रहे हैं, जिस चीज में हम सफर कर रहे हैं, तो ये कम से कम साफ होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान ने तो स्वच्छ भारत अभियान ने तो उसने तो एक रिवोल्यूशन लाया इस फील्ड में, रिवोल्यूशन लाया। हालांकि हर कोई आदमी इस दिशा में नहीं सोच रहा है, लेकिन पीपल आर देयर, लोग हैं जो इस चीज को लेके बहुत कुछ कर रहे हैं, ताकि हमारी जो कंट्री है जीरो वेस्ट जो है हमारी कंट्री जीरो वेस्ट बन जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान एक आई ओपनर है हमारे लिए कि हमने किसी चीज में दिमाग लगाया, हमने किसी चीज में पैसा लगा लिया, और नतीजा हमारा ये निकला, आज जितना कचरा, जितनी गंदगी हमें देखने को मिलती थी, आज शायद उतनी हमको देखने को नहीं मिल रही है। अगर शायद ये कंपनी लॉन्च नहीं की होती, शायद कि आज कचरों के बहुत ज्यादा कचरा ही कचरा, गंदगी ही गंदगी हमको देखने को मिलती। बिंदेश्वर पाठक की एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, उस आदमी ने तो बहुत किया। बिंदेश्वर पाठक की अगर हम बात करें, उसने तो हमारी कंट्री को जो पहले ओपन डिफिकेशन हो रहा था, उसको कम से कम सुलभ टॉयलेट्स लाके उसने कम से कम उस चीज को तो बंद कर दिया। वी हैव पीपल, हमारे पास लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, जिनको फिक्र हो रही है। तो लेकिन ये एक आदमी के करने से हमारी जो कंट्री है ये जीरो वेस्ट कंट्री नहीं बनेगी। हर फर्द को, हर शहरी को, हर हिंदुस्तानी को हमें इसमें क्या करना है, हमें उसमें अपना योगदान देना है। हमें अपनी कंट्री को जीरो वेस्ट कंट्री बनाना है। तो इसके बाद जब हम देखते हैं कि जनरली हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा होगा कि जब हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है, तो हम बोलते हैं देयर आर 3 R's, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ 3 R's। 3 R हायरार्की हमारे पास है। फजला को कम करने के लिए या हमको वसाइल में कन्वर्ट करने के लिए अक्सर हमारे जहन में 3 R का कंसेप्ट आता है। अरे दोस्तों, ये जो 3 R का कंसेप्ट है, रिड्यूस, जिसको हम कहते हैं कम करना। कम करने का मतलब है कि जो पैदा होने वाला, जिस चीज से ये फुजला कचरा पैदा होगा, उस चीज को हम बहुत कम इस्तेमाल करें। अगर जब हमें जरूरत पड़े तभी हम उसका इस्तेमाल करें। अगर हम ऐसा करें, ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट जो कचरा जो है, ये कचरा कम हो जाएगा। रीयूज, दूसरी एक टर्म हमारे पास रीयूज है। रीयूज का मतलब दोबारा इस्तेमाल करना। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उस चीज में इस्तेमाल नहीं करेंगे, से फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है, ये खराब हो गई, खराब होने के बाद ये पूरी की पूरी खराब नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसे होंगे उसमें जिनको हम निकाल के दूसरी गाड़ी में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं दोबारा इस्तेमाल करना। इस तरीके से भी अगर हम देखें अपने डे टू डे लाइफ में, हम बहुत ज्यादा रिडक्शन कर सकते हैं। वेस्ट के जो ये अंबार है, ये जो हीप्स ऑफ वेस्ट है, इनको हम कम कर सकते हैं। इसी तरीके से रिसाइकलिंग एक ऐसा कचरा है, ये एक ऐसा रिसाइकलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा कचरा है
उससे हम नए अशिया उसको हम नए अशिया में नए चीज में हम इसको तब्दील कर सकते हैं। अगर हम सही तरीके से इस रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल का इस्तेमाल करें, टन्स ऑफ वेस्ट, मैं अभी आपको आगे जाके इसके एग्जांपल्स भी दे दूंगा, टन्स ऑफ वेस्ट, मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट हम एक दिन में कम कर सकते हैं अगर हम इन चीजों को देख लें। हालांकि ऐसा हो भी रहा है, हमारे कंट्री में ऐसा हो रहा है, बाकी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। ये जो रिड्यूस रीयूज या रिसाइकल है, इसको बिल्कुल हमने अमल में लाया, तो इससे बहुत ज्यादा जो इतना भी कचरा हमारे कंट्री में निकल रहा है, अगर ये शायद नहीं होते, ये चीज हम नहीं करते, ये जो स्टैटिस्टिक्स है हमारी इस वक्त, ये उससे भी बहुत आगे हो सकती थी। अब जबकि हम देखें कि ये जो कचरा है, ये जो फिजला है, इसको हम ठिकाना कैसे लगाते हैं। देखो, जनरली हम यहाँ पे हम अपनी कंट्री की बात करें, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है या कचरे को ठिकाने लगाने का जो काम है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये फर्द फर्द की, एक एक आदमी की, एक एक इंडिविजुअल का ये काम है। लेकिन इसके अलावा ये जो हमारा गवर्नमेंट है, ये कुछ टेक्निक्स उन्होंने हमें दी, कुछ वेस्ट का ये खुद उन्होंने इसके लिए एक प्रोटोकॉल कायम किया, उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज की जिससे इस कचरे का हमें ये जो कचरा है ये रिड्यूस हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, आपकी स्लाइड पे है, इस वक्त जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज है इन आवर कंट्री, जनरली हम लैंड फिलिंग करते हैं, इंसिनरेशन करते हैं, वेस्ट कंपैक्शन करते हैं, हम बायोगैस जनरेट करते हैं, हम इसकी कंपोस्टिंग करते हैं, या हम इसकी वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे एक एक ये चीजें क्या है। सबसे पहला जो तरीका है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे कंट्री में, या बहुत ज्यादा जो भी डेवलपिंग नेशंस है उनमें सबसे ज्यादा अगर हम देखें, यहां लैंड फिलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम उसको लैंड फिलिंग को हम बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर हम उसकी बात करें, लैंड फिलिंग होती है कि जब हम कचरे को जमीन बोझ करते हैं, कचरा लाया, कहीं पे हमने गड्ढा देखा, उसके बाद हमने उसको उस गड्ढे में डाल दिया, जब ये गड्ढा भर गया, उसके बाद हम मिट्टी लाते हैं, मिट्टी के एक दो लेयर्स के ऊपर रख देते हैं। कभी कभी हम वहां किसी इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वहां पे जो मक्खियां वगैरह हो वो वहां पे ज्यादा स्प्रेड ना हो जाए। ये एक तरीका, एक सबसे सिंपल तरीका कि हमने कचरा कहीं गड्ढे में रख दिया, जहां पे हमें जगह मिली हमने इसको गड्ढे में कर दिया, उसके बाद जब ये गड्ढा भर जाता है ऊपर से हम इसको मिट्टी डाल देते हैं या कोई इंसेक्टिसाइड की छिड़काव कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम इस वेस्ट को थोड़ा मैनेज कर देते हैं। लेकिन यहां एक बात जहन में रखनी बहुत जरूरी है कि ये जो लैंड फिलिंग है, इसको हम साइंटिफिक तरीका नहीं मानते हैं, क्योंकि जब ये लैंड फिलिंग की जाती है, उमूमन हमने देखा कि इसमें हम सेग्रीगेट नहीं करते हैं वेस्ट। ऐसा होना चाहिए था कि हम इसमें से सिर्फ वो वेस्ट जमा रख दें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जनरली मिक्स ऑफ वेस्ट इसमें डाल देते हैं, तो नतीजा ये निकलता है, जब ये डिकम्पोज हो जाता है वहां से लीचेट निकलता है। वो जो लीचेट निकलता है, इट इज फुल ऑफ पोल्यूटेंट्स, ये पोल्यूटेंट से भरा हुआ होता है। ये हमारी जो वाटर टेबल होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, उस ग्राउंड वाटर को में पोल्यूटेंट्स भेज देता है। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे शोध पत्र में आप देखोगे कि बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे कि ये जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को बहुत ज्यादा बीमारियां कर देता है। जैसा कि इसमें लैंड फिलिंग में नाइट्रेट्स का खतरा ज्यादा रहता है, एक बीमारी जो बिल्ली बेबी सिंड्रोम जिसको नाम से जिसको हम जानते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज जो होती है, वो वाटर बॉर्न डिजीजेस इसमें जो मैनेजमेंट टेक्निक है उससे ये खतरा रहता है। इसीलिए इस टेक्निक को हम साइंटिफिक नहीं मानते हैं। दूसरा जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं सैनिटरी लैंड फिलिंग, ये जो सैनिटरी लैंड फिलिंग है, आमतौर पर अगर हम जानने की कोशिश करें
तो ये सेकेंडरी लैंड फिलिंग ही है, लेकिन इसको हम वेल मैकेनाइज्ड, हम बोलेंगे एक साइंटिफिक तरीके से हम इस कचरे को जमीन बोस कर देते हैं। हम बिल्कुल कंक्रीट गड्ढा खोद देते, इसको फिर हम कंक्रीट बना देते हैं। कंक्रीट के बाद फिर हम उसमें ये जो हमारा वेस्ट होता है, कचरा होता है, तो इस कचरे को फिर हम वहां पे डिकम्पोज करते हैं। ये जो सैनिटरी लैंड फिलिंग है, इसमें भी हम फिर जब ये कचरा जमा होगा उस गड्ढे में, उसके बाद हम उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, फिर ये डिकम्पोज होगा। तो ये एक महफूज तरीका माना जाता है, ताकि इससे क्या होगा, इससे हमारा जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो होगा हमारा, वो इससे पोल्यूट नहीं होगा, सॉइल पोल्यूशन भी नहीं होगा इससे, क्योंकि हमने इसको एक बिल्कुल कंक्रीट गड्ढे में रख दिया जहां पे इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी। ये इसको तरजीह दी जाती है, इसको तरजीह देंगे हम एज कंपेयर टू दिस सिंपल लैंड फिलिंग। जो तीसरा तरीका हमारे पास है, जो अमूमन हम करते हैं, हर कोई कर रहा है, हर सिटी में हो रहा है, हर घर में हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं जलाने का अमल। ये बिल्कुल एक सिंपल तरीका है। हम कचरे को जमा कर देते हैं, कचरे को जमा करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम उसको आग लगा देते हैं। इससे मैक्सिमम जो हमारा जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, वो कचरा मैक्सिमम जो कचरा होता है वो कचरा इससे कम हो जाता है। लेकिन इस अमल से खारिज होने वाले गैसेस जो होते हैं वो जहरीले हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से अगर हमने बिल्कुल हम पत्ते जला दें, घर का वेस्ट जला दें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो तो निकलने हैं। और जब ये जलाने का जो अमल है, इसका मतलब ये है कि जब ये पोल्यूटेंट्स निकलेंगे, ये पोल्यूटेंट्स हमारे माहौल को, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आम इस्तिलाह में एयर पोल्यूशन। इसका मतलब यही हुआ ना कि हम एक पोल्यूशन को कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पोल्यूशन हम कर रहे हैं। तो इसलिए हम जनरली इस कंपोस्टिंग को, ये जो इंसिनरेशन है, इंसिनरेशन को भी हम एक साइंटिफिक तरीका नहीं मानते हैं। हालांकि ये जो अमल है, ये एक वेस्ट को तकरीबन 90% ये इसको कम कर देता है। ये अगर हम देखें हमारे कंट्री में, ये सबसे ज्यादा लैंड फिलिंग के बाद सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ये जो इंसिनरेशन टेक्निक है, इसी इंसिनरेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे और एक चीज जो हमें जहन में रखना है वो ये है कि अगर इस जलाने के अमल में, अगर इस वेस्ट में कोई भी प्लास्टिक आइटम हो, कोई भी प्लास्टिक आइटम हो किसी भी तरीके का, चाहे ये तार हो, चाहे कोई प्लास्टिक बर्तन हो, या जो भी प्लास्टिक कोई खिलौना हो, अगर ये इसमें है, जब हम इसको जला रहे हैं, चाहे हम इसको ओपन जलाएंगे, चाहे हम इसे किसी जगह किसी इंसिनरेटर में रख के इसको जला दें, यहां पे पोल्यूटेंट्स निकलेंगे और वो पोल्यूटेंट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लाइक कि अगर प्लास्टिक आइटम इसमें है, वो तो मैंने बता ही दिया, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलेगा ही, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर निकलेंगे ही, हाइड्रोकार्बन तो निकलेंगे ही। इसके अलावा अगर इसमें प्लास्टिक आइटम मिला हुआ है तो यहां से डाइऑक्सिन्स निकलेंगे, यहां से फुरान्स निकलेंगे। ये जो डाइऑक्सिन्स है, ये जो फुरान्स है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये जो डाइऑक्सिन्स है, ये जो फुरान्स है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कार्सिनोजेनिक है। ये कैंसर जैसी मौलिक बीमारियां आदमी को कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं वो इस अमल को माहौल दुरुस्त नहीं समझते हैं, यानी कि हम इसको इको फ्रेंडली नहीं कहेंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बता दिया ये कार्बन डाइऑक्साइड का सबब बन सकता है। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड, जितना इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और एक खतरा हमारे पास कि वहां से तो ग्लोबल वार्मिंग से हम जूझ ही रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका फिर योगदान रहेगा। इसी तरीके से अगर उसमें ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर निकलेंगे, तो ये एसिड रेन
जैसा तेजाबी बारिश जिसको हम कहते हैं, वो उसमें इनका योगदान हो सकता है। तो इसलिए इस अमल को, इस इंसिनरेशन को, जलाने के अमल को भी हम इको फ्रेंडली अमल नहीं कहते। हालांकि ये हमारे कंट्री में इसका उपयोग हो रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हर घर में जा हो रहा है, हर गली में हो रहा है। जहां भी हमने देखा कि थोड़ा बहुत कचरा जमा हो गया, हम उसको आग लगा देते हैं और धुआं ही धुआं उड़ा देते हैं, क्योंकि ये, और एक बार मैं कहूंगा, ये एक साइंटिफिक तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन ये कचरे को कम करने का एक तरीका हो सकता है। इसके बाद जब हम देखते हैं और एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं फुजला कॉम्पैक्शन। ये जो वेस्ट होता है, ये जो कचरा होता है, इसको एक पर्टिकुलर मशीन में रख दिया जाता है, भर दिया जाता है, ताकि ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो। कॉम्पैक्ट से क्या हो जाता है कि ये जो वेस्ट है ये जगह कम रख लेता है। इसके बाद हम उसको डिस्पोज कर देते हैं। हम इसको लैंडफिल भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज इसमें है कि ये वेस्ट जो होता है, इसको, ये जब हमें इसको रिसाइकलिंग के लिए भेजना होता है, ये इसको, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन में, फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन जब हमें ये करना होता है, तब सहूलियत हो जाती है, तब आसानी हो जाती है, और एक ही गाड़ी में बहुत ज्यादा वेस्ट हम भर सकते हैं अगर एक कॉम्पैक्टेड वेस्ट हो। अदरवाइज कि अगर हम बात करें कि 5-6 हजार जो बोटल्स होंगे, जो खाली बोटल्स होंगे, वो हमें गाड़ी में भर सकते हैं, वो गाड़ी भर जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको कंपैक्ट करें, हम 5,000 के जगह 5 लाख ये जो बोटल्स है एक गाड़ी में बेच सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे वेस्ट को हम कम कर देते हैं। इसके अलावा कंपोस्ट, देखो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे एक ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता है, पहले जमाने में बहुत इसका उपयोग हो रहा था। हमारे घरों में हम क्या करते थे, हम एक गड्ढा खोदते थे, उस गड्ढे में फिर हमारे घरों से जितना भी ये कचरा निकलता था, उस गड्ढे में उसको हम जमा कर देते थे, और ये जो काउडंग निकलता था हमारे घरों में, वो फिर उसमें, उसके ऊपर डाल देते थे, मिक्स कर देते थे। उसके बाद उस गड्ढे को छोड़ देते थे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक उसको छोड़ देते थे। इसके बाद क्या होता था, एक नेचुरल प्रोसेस हो जाती थी, क्योंकि आप लोग जानते हो कि नेचुरली जो बैक्टीरिया थे, फंजाई थे, वो वहां पे उसमें अपना ग़िज़ा ढूंढ लेते थे, वो उसको सड़ने में मदद देती थी। तो जब ये सड़ जाता था, फिर हम उसको क्या करते थे, फिर हम उसको उठाते थे, ट्रैक्टर में भर जाते थे। ट्रैक्टर में भरने के बाद हम उसको ये किसी खेती बाड़ी में डाल देते थे, ये खाद का काम करता था। बहुत पहले से मेथड का हम उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं। देहातों में जहां जहां खेती बाड़ी हो रही है, जहां जहां ये लोगों के पास से काउडंग निकलता था, वो उस कचरे को एक गड्ढे में जमा कर देते हैं, काउडंग को भी इसके साथ मिला देते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली ये खाद में कन्वर्ट हो जाता है, इसको मैनवर बोलते हैं। तो ये मैनवर फिर हम खेती बाड़ी में लेते थे और खाद का इस्तेमाल करते थे। ये एक इको फ्रेंडली मेथड है। यहाँ पे हमें किसी चीज का खतरा नहीं होता है। ये जो मैनवर होता है, ये जब लैंड में हम डालते थे, वो फर्टाइल बन जाता था, और जब अगर बारिश वगैरह भी आ जाएगी, ये हमारे वाटर बॉडी को पोल्यूट भी नहीं करता है इतना, जितना हमारे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इसको पोल्यूट कर देते हैं हमारे वाटर बॉडीज को। तो हमारे घरों से कचरा, वो किसी की किस्म का हो, चाहे वो पेपर वेस्ट हो, चाहे वो भी हमारे किचन से निकला हुआ वेस्ट हो, चाहे वो पत्ते वगैरह हो, ये सब मिला के एक गड्ढे में हम डाल देते थे। उसके बाद उसमें काउडंग है, वो भी उसमें डाल देते थे। नेचुरल प्रोसेस हो जाती थी, डिकम्पोज सड़ जाता था, ये डिकम्पोज हो जाता था। डिकम्पोज होने के बाद कुछ दिनों बाद हम उसको खेती बाड़ी में ले जाते थे और इसको एज ए मैन्योर हम यूज करते थे। ये सबसे ये बेहतरीन खाद मानी जाती है एज पर द रिसर्च, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स होते हैं, ये जो कीमियाई खाद होती है, कीमियाई खाद हालांकि वो जल्दी हमें वो प्रोडक्शन ज्यादा दे देती है, लेकिन वो हमारे जमीन को भी इतना ही बंजर बना के रख देती है। इसमें ये खतरा नहीं रहता है। तो कंपोस्टिंग एक पुराना तरीका है, इसका इस्तेमाल भरपूर हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। इसको हमें प्रमोट भी करना चाहिए, आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो ये जो कंपोस्टिंग है, कंपोस्टिंग में थोड़ा आजकल अब थोड़ा अंतर आ गया। हम अब कंपोस्टिंग से ज्यादा वर्मी कंपोस्टिंग को हम तरजीह दे रहे हैं। हम ज्यादा वर्मी कंपोस्टिंग को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं आजकल। वो वर्मी कंपोस्टिंग है क्या?
वर्मी कंपोस्टिंग है क्या? वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो बिल्कुल कंपोस्टिंग ही है, लेकिन इसमें हम केंचुओं का इस्तेमाल करते हैं। ये जो अर्थवर्म्स होते हैं, अर्थवर्म्स के इस्तेमाल से अगर हम कचरे को खाद में कन्वर्ट करें तो इसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग ये एक ऐसी टेक्निक है, अगर हम वर्म्स को लाएंगे, अर्थवर्म्स को लाएंगे, केंचुआ ये गड्ढा हम इतना खोदे जितने हमें एक्सपेक्ट है कि हमें इतना वेस्ट निकलेगा, उसके हिसाब से हम इस गड्ढे को खोदेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हम बिल्कुल हम एक कुछ कौड़ंग भी लाएंगे, जितना भी वेस्ट हमारे पास होगा उस वेस्ट को लेके आएंगे। एक साइंटिफिक तरीका, एक सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग इसका उपयोग करो। हम बिल्कुल एक कंक्रीट एक गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद हम एक लेयर जो होगा ये वेस्ट का वो हम बिछा देंगे, उसके ऊपर काउडंग का एक लेयर बिछा देते हैं, फिर वेस्ट का एक लेयर बिछा देंगे, फिर काउडंग का एक लेयर बिछा देंगे। इसी तरीके से हम इसको इसमें एक पाइल टाइप बना देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसको ऐसा छोड़ देते हैं 1 2 3 दिन तक। थोड़ा बहुत इसमें हम पानी का छिड़काव कर दें। पानी के छिड़काव के बाद हम देखेंगे 2-3 दिन के बाद हम टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ गया है कि नहीं। अगर हम उसमें हाथ डाल सकते हैं, हम सॉइल थर्मामीटर के साथ से भी इसको चेक कर सकते हैं। जब हम हाथ डालेंगे तो हमें पता चलेगा, अगर बहुत गर्मी है, अगर वहां पे हीट है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो हमें पता चलना चाहिए कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इसके बाद हम अर्थवर्म्स लाएंगे। जब हम अर्थ केशवे लाएंगे, केशवे उसके ऊपर डाल देंगे। ये डिपेंड करेगा कि हमारा वेस्ट कितना होगा, उसके हिसाब से हम केशिया आधा केजी या 1 केजी वेस्ट उसमें डालेंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आराम से मिल जाते हैं। तो फिर जब हम उसके ऊपर केशिया डाल देंगे तो नतीजा ये निकलेगा 10 दिन 20 दिन के 20 21 30 दिन के बाद जब हम देखेंगे। एक काम करना जरूरी है कि ऊपर इसको बिल्कुल छत रखना है, ताकि अगर हम छत नहीं रखेंगे पानी की वजह से अगर पानी आ जाएगा, ये जो अर्थवर्म्स है ये चले जाएंगे या धूप से अर्थवर्म चले जाएंगे। तो ये जरूरी है। एक और चीज यहाँ पे मैं भूल गया, ये जो काउडंग है उस काउडंग को पहले हमें सुखाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हमें इसको सुखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको सुखाएंगे नहीं, इसकी जो स्मेल होगी उस स्मेल से जो अर्थवर्म्स है वो अर्थवर्म वहां से भाग जाएंगे। तो करना क्या है, सिंपल से एक फंडा है, सिंपल से एक तरीका है कि हमें केशवे लाने हैं, हमें वेस्ट लाना है, हमें काउडंग लाना है। ये जो काउडंग है इसको थोड़ा सुखाना है हमें। उसके बाद जो एक गड्ढा होगा उस गड्ढे में एक लेयर वेस्ट का, एक लेयर काउडंग का, एक लेयर वेस्ट का, एक लेयर काउडंग का। तो फिर हम इस पे अर्थवर्म्स डाल देंगे, पानी का थोड़ा छिड़काव कर देंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। तो फिर हर दिन सुबह या शाम हम इसमें पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव करें। उतना ज्यादा पानी भी नहीं डालना है कि ये पूरा का पूरा बह जाए। पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दे तो उसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा होगा बचपन में, अर्थवर्म्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। तो वो इसको धीरे धीरे उसको खाद में कन्वर्ट करेंगे और ये जो खाद होगी वो खाद जो होगी उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। वर्मी कंपोस्ट जो खाद होगी, ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद जो होगी, ये एक ऐसी खाद है जिसका न्यूट्रेंट वैल्यू यानी कि फास्फोरस, पोटाशियम या ये जो नाइट्रोजन है ये उससे भरपूर है। ये एनरिच होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम से। इसमें और एक प्रॉपर्टी है, इसमें और एक प्रॉपर्टी है कि कहा जाता है, देखा गया है कि जिस जगह हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करेंगे वहां पे पेस्टिसाइड का छिड़काव बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें वर्मी कंपोस्ट में रिपेलेंट प्रॉपर्टी भी है। मैंने एक तहकीक किया, एक रिसर्च पेपर मेरा पब्लिश भी हो गया, वो सऊदी जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में। हमने क्या किया, हमने 2 फील्ड ली। एक फील्ड में हमने इसके बाद उसमें बैंगन
का फसल डाल दिया, बिल्कुल तैयार कर दिया, साइंटिफिक तरीके से इसको तैयार कर दिया। 2 फील्ड्स हमने चुन लिए, एक में हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, दूसरे में हमने ट्रेडिशनल खाद जो सिंथेटिक खाद आती है वो हमने डाल दिया। उसके बाद हमने एक कंपैरिजन किया, हमने देखा कि जिसमें हमने वर्मी कंपोस्ट डाला था उसके जो बैंगन थे, जब फसल आया इसके जो बैंगन थे वो बड़े थे, काफी बड़े थे साइज में, एज कंपेयर टू जिसमें हमने सिंथेटिक फर्टिलाइजर डाला। दूसरा हमने क्या देखा, हमने देखा जिसमें हमने वर्मी कंपोस्ट डाला उसमें कहीं किसी भी बैंगन में कीड़ा नहीं लगा था, लेकिन जो दूसरा जहां पे सिंथेटिक फर्टिलाइजर हमने डाला उसमें हमने बिल्कुल देखे कि उसमें कीड़ा लगा था। तो ये प्रूव हो गया कि एक तो इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो ज्यादा है, और दूसरा इसमें ये रिपेलेंट प्रॉपर्टी भी, इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी भी है। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, ये सिर्फ मेरी टीम ने नहीं किया, बल्कि बहुत सारे शोध पेपर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। मेरा जो पेपर है वो सऊदी जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में पब्लिश हो चुका है, बहुत ही अच्छा जर्नल, एल्सेवियर का जर्नल है, इंपैक्ट फैक्टर जर्नल है, आप उसको देख सकते हो। उसमें हमने बिल्कुल इसकी पूरी प्रोसेस बता दी है कि किस तरीके से ये जो हम वर्मी कंपोस्ट तैयार हमने की और फिर इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू कितना है और जो हमें वहां से फसल मिला वो कैसा था। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग आजकल अगर आप देखोगे, आजकल इसका एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। आजकल अगर आप देखो हर सिटी में कहीं ना कहीं आपको वर्मी कंपोस्टिंग का यूनिट मिलेगा ही, और इसका जो इनकम है अगर आप उन लोगों से बात करोगे, बड़े बड़े एक छोटे लेवल पे जब उन्होंने शुरू किया था किसी ने और आज वो एक बड़े लेवल पे पहुंच गया, तो वो वर्मी कंपोस्टिंग एक इंडस्ट्री उभर के आ रही है। और ये जो वर्मी कंपोस्टिंग जो टेक्निक है ये इको फ्रेंडली टेक्निक भी है। इसके 3 फायदे हैं अगर आप देखोगे, एक तो हमारा फिर इसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे, हमें कितने फायदे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमने कचरे को भी कम कर दिया, हमें खाद भी मिली, हमें पैसा भी मिला, हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिला, और हमें पेस्टिसाइड का भी उपयोग कम करना पड़ा जहां जहां पे हमने इस वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया। ये एक चित्र है जहां पे आप देख सकते हैं जो अर्थवर्म्स है, अर्थवर्म्स इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बिल्कुल किसमें, खाद में, वर्मी कंपोस्ट में। और इसमें और एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, उसको हम बोलते हैं वर्मी वॉश, जो लिक्विड टाइप का वहां से जो निकलता है, हम उसको भी जमा करके अगर निकला तो हम उसको भी जमा करके इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट टेक्निक है ये बहुत ही लाभदायक टेक्निक है। इसके अलावा अगर हम देखें और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसा कि गैसिफिकेशन है, पायरोलिसिस है, जिससे हम इससे गैसिफिकेशन से अगर हम देखें तो हम इस वेस्ट को, इससे हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे, कचरे का इंतजाम करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि हमारे कंट्री के साइंटिस्ट ने ये प्रूव करके दिया है कि ये जो प्लास्टिक से हम सड़कें बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि बेंगलुरु में एक कॉलेज के प्रोफेसर और इसके कुछ विद्यार्थी थे, उन्होंने इस प्लास्टिक को ग्रिंड करने के बाद इसके बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्वांटिटी के आप विटामिन के साथ इसको मिला दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ सड़कें भी तैयार कर दिए। और इनका जो दावा है वो ये है कि ये जो सड़कें हैं ये लॉन्ग लास्टिंग होंगी, ये ज्यादा देर तक टिकने वाले सड़कें होंगे, इनमें जल्दी जल्दी गड्ढे नहीं होंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं इस डायग्राम को अगर आप लोग देखोगे, ये जो रोड आगे स्क्रीन पे भी दिख रही है, ये जो रोड है ये प्लास्टिक से रोड बनी हुई है। तो मैंने कहा आपसे कि ये जो प्लास्टिक से जो रोड जो बन रही है, ये रोड तो हमें एक फायदा दे ही देती है कि रोड बन गया हमारे लिए, भाई अच्छा काम है, रोड में गड्ढे भी नहीं होंगे। दूसरा ये है कि जिस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं वो है जो प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक हमारे सॉइल में जाता है, डिकम्पोज ही नहीं होता है,
हमारे समंदरों में जाता है, डिकम्पोज ही नहीं हो रहा है, वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस निकल रहा है। उस जैसे पोल्यूटेंट को हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस पे काम किया और उन्होंने हमें प्लास्टिक के सड़कें बना के दिए। हालांकि इसके अपने कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। और जब हमने बिटुमिन के साथ प्लास्टिक की तो हमने देखा कि हमें जो रोड्स मिले वो रोड्स हमें बहुत ही अच्छे रोड्स मिले। तो इसके बाद अगर हम और एक चीज देखें, बायोगैस जनरेशन। हम ये जो कचरा होता है, ये जो बायोडिग्रेडेबल कचरा जो होता है, इस कचरे से हम बायोगैस भी, मीथेन गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ हम कचरे को एक बिल्कुल बायोगैस डाइजेस्टर में डाल देते हैं और वहां पे कभी एरोबिक रिएक्शन हो जाती है, कभी एनारोबिक रिएक्शन हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन के माध्यम से, कभी बिना ऑक्सीजन के माध्यम से कुछ रिएक्शन हो जाते हैं, तो हमें एक गैस मिलता है जिसको हम मीथेन गैस बना बोलते हैं। और वो जो मीथेन गैस होता है वो हमें एज ए इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी जो होता है, एलपीजी सिलेंडर्स में जिस तरीके से हम गैस इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके के जो बायोगैस जनरेशन जो यूनिट्स हैं, ये हर जगह आपको बड़े बड़े इदारों में आपको देखने को मिलेंगे कि ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम क्या करते हैं, इसको हम डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं एक बायोगैस डाइजेस्टर में। फिर हम इसमें एक बिल्कुल पाइपिंग सिस्टम लगा के रख देते हैं। उस पाइप को हम बराबर पूरे किचन में लेके वहां पे एक जो गैस स्टोव होता है उसके साथ, हालांकि इसके अपनी कुछ लिमिटेशंस है, जिन लिमिटेशंस की वजह से ये इतना ज्यादा अभी हम हर जगह में इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि हमारे पास आजकल अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज्यादा बायोगैस प्लांट सब बनाए हैं और बहुत ज्यादा शहरों में इस वक्त ये काम कर रहा है। तो इसका जो एक एडॉप्टेशन है, इसी की जो एक मॉडिफिकेशन है बायोगैस टेक्नोलॉजी की है, उसको हम बोलते हैं निसर्गुण टेक्नोलॉजी। ये भी बायोगैस ही है। हालांकि इसको एक साइंटिफिक वे में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने वालों ने हमें बना के दिया है, ताकि एक ही प्लांट में एक एरोबिक रिएक्शन भी हो जाए, इसके बाद एनारोबिक रिएक्शन हो जाएंगे, ताकि हमें जो मीथेन बनेगा वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मीथेन हमें बनेगा, ताकि इस मीथेन का इस्तेमाल हम कर सके। अगर आप देखोगे इस वक्त इस अमल के इख्तिताम पर जब हम ये बायोगैस इस तरीके से निसर्गुण प्लांट में हम जब उसको बनाते हैं, तकरीबन 70% जो ये होता है पानी जो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी हम रिसाइकिल करते हैं। ये जो बायोगैस प्लांट जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वालों ने हमें दिया है, प्रोफेसर शरद काले की एक इन्वेंशन है। तो ये जो बायोगैस प्लांट्स हैं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस वक्त काम कर रहा है, हमारे कंट्री में इस वक्त ये काम कर रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है, हम हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, ये जो हाउसिंग सोसाइटी है वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है। हुकूमत का जो हमारा गवर्नमेंट इसको इसलिए तरजीह दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें पूरे कंट्री में इस वक्त जो निसर्गुण प्लांट्स है, बायोगैस पावर जनरेटिंग प्लांट्स जो है, ये तकरीबन 160 प्लांट्स है। चाहे हम उनसे ये जो बिजली पैदा करें, चाहे हम इनसे बायोगैस पैदा करें, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। फायदेमंद इसीलिए है क्योंकि एक तो ये वेस्ट को मैनेज कर रहा है, एक तो ये हमारे वेस्ट को कम कर रहा है, दूसरा ये हमें एनर्जी दे रहा है। इस वक्त हमारे पास 160 प्लांट्स जो है वो फंक्शन कर रहा है। इसके अलावा एक विलोर मॉडल है, SLRM सिस्टम, अगर आप लोगों ने सुना होगा, बेंगलुरु में है एक कॉलोनी जिसको हम बोलते हैं डॉलर्स कॉलोनी। डॉलर्स कॉलोनी में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लागू किया गया था, जहां कचरे को अलग करने और बायोडिग्रेडेबल कचरे को कंपोस्ट करने के लिए इन्होंने एक मुकामी प्लांट का इस्तेमाल, जो कैसोरनिया हम बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां दस्तियाब था। उन्होंने इसके माध्यम से इसके ये जो आदमी यहाँ पे आप देख रहे हो, देख रहा है, तो इसके माध्यम से उन्होंने इसको बायोडिग्रेडेबल में कन्वर्ट करने के बाद उसको खाद में कन्वर्ट किया, कहीं इसको उन्होंने बायोगैस में कन्वर्ट किया। तो एक कॉलोनी जो है, एक कॉलोनी इसका का इस्तेमाल कर रही है। ये जो विलोर मॉडल है, ये एक आई ओपनर है हमारे लिए। ये एक आई ओपनर है कि इस तरीके से मॉडल्स हम यूज कर सकते हैं ताकि हम कचरे को मैनेज कर सकें। कंपोस्ट भी हम इसको बना सकते हैं, ये इसको खाद में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इस तरीके के हम मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से
कुछ एनजीओ जिनको हम कहेंगे, जिसको हम बोलते हैं काकड़ कचपत्रा शास्त्रीय पंचायत जो है, ये एक ऐसा पंचायत है। इन्होंने ये जिनको हम रैग पिकर्स बोलते हैं, इनको इनकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए उन्होंने इनका हेल्प किया और उन्होंने इसको क्या किया, उन्होंने इनको समझ सिखाया कि इस वेस्ट का हम किस तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और नतीजा यही निकला, बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है, बहुत सारी लेडीज की जो लाइफ है, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बिल्कुल ऊपर आ गया। उन्होंने अपने बच्चों को तालीम देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास पहले पैसा नहीं था, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे, लेकिन इन लोगों ने उनको सिखाया कि हम कचरे से अपना निज़ाम, अपना इनकम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो इन्होंने इनको सिखाया, बहुत कंपोस्टिंग के तरीके सिखाए, रिसाइकलिंग के तरीके सिखाए, खाद बनाने के तरीके सिखाए। और आज हमारे पास ये जो संगठन है, ये जो काकड़ कचपत्रा काश्तकारी पंचायत है, हम प्राउडली इनका नाम ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया हमें कुछ। उन्होंने जिस चीज को हम कचरा समझ रहे थे, जिन लोगों के पास कोई काम काज नहीं था, उनको काम दे दिया। उन्होंने हमारे एनवायरमेंट के लिए, बेनिफिट के लिए काम किया, तो आज हम इनका प्राउडली नाम लें। इसी तरीके से और एक संगठन है स्त्री मुखर्जी संगठन, जिनको हम बोलते हैं। ये एक ऐसी संस्था है, ये मुंबई बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने खवातीन के लिए काम किया। खवातीन जो है, उन्होंने उनको सिखाया कि हम किस तरीके के रिसाइकलिंग करेंगे, और उन्होंने जब ये सीखा, उनकी जिंदगी बेहतर बन गई। उन्होंने इनको गुर्बत से निकाल दिया, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। इन खवातीन को कंपोस्टिंग, मिथेनेशन यानी कि एलपीजी है जो मीथेन बनाना, ये जो जितने भी तरीके हैं, ये उनको सिखाया। और सिखाने के बदले जब उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को रिसाइकल किया, उनको रीयूज किया, उसके बदले इनको पैसा दे दिया, तो आज ये जो संगठन है, ये संगठन भी एक ऐसी संगठन में इनका नाम आ रहा है जिनका नाम हम बहुत ज्यादा प्राउडली लेते हैं। इस तरीके से जब हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे अनासिर है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं। हम इस वेस्ट को, ये जो कचरा है, जो कचरा अब नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है, हम उस कचरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स कि हमारा जो रोजगार है, हमारा जो पैसा है, इससे रोजगार भी बनेगा, उससे हमारा इनकम भी बनेगा। लेकिन एक चीज हमें यहाँ याद रखनी है, हम सबों को ध्यान रखना है कि जब भी हम हमारे घरों में, जब भी हम चीजों को सेग्रीगेट करते हैं, जब भी हम कचरा पैदा करते हैं, कि इसमें से अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे घरों से जितना भी कचरा निकलता है, उस कचरे में हर कोई चीज होता है, चाहे वो प्लास्टिक आइटम हो, चाहे वो कोई गिलास का चीज हो, चाहे वो कोई निडल हो, वो निडल भी हम मिक्स करके कहीं बेच देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि वहां पे इन कचरों के अंबारों में अगर कोई जा रहा है, वो हमारा ऐसा तबका जा रहा है जिनको रोजगार कमाने के लिए और कोई कुछ नहीं होता है, बल्कि वो वही जाके इन चीजों को सेग्रीगेट करते हैं। और जब वो इन चीजों को सेग्रीगेट करते हैं, अगर हम लोगों ने उसमें नीडल्स वगैरह डाल दिया, शीशा वगैरह डाल दिया, वो लोग जो होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी बीमारियां उनको लग जाती है जो ट्रीटेबल भी नहीं होते, जिनका ट्रीटमेंट भी नहीं होता है, और वो लोग मर जाते हैं। और अगर हम ऐसा करें तो हमें याद रखना है कि हम किसी की जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। याद रखिए, हर किसी को, हर फर्द को, हमारे कंट्री में जो भी एक सिटीजन है, उसको ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा चीज जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, वो इसमें न डाले, ताकि कल जो कचरा जमा करने वाला वहां जाए, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। याद रखिएगा, हमारे कंट्री का एक तबका जो हमारे लिए ऐसा काम कर रहा है, जो हमारा वेस्ट कम कर रहा है, उसको रीयूज का काम में ला रहा है, इसको रिसाइकलिंग के काम में आ रहा है, उन चीजों के, उन लोगों का भी हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा कि ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट कचरा नहीं है, बल्कि एक रिसोर्स है, ये एक वसीला है, जिस वसीला का हम उपयोग कर सकते हैं और हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी बना सकते हैं। इससे हम भी खुश रहेंगे, हमारा जो पर्यावरण है, यह पर्यावरण भी साफ रहेगा, और जो लोग जिनका इनकम इससे बन रहा है,
वो लोग भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। अदरवाइज कि हमारी जो सोसाइटी है ये क्रिपलर सोसाइटी बन के रहेगी, जहां पे हमें हर कोई आदमी ऐसा दिखेगा कि जिसको इस कचरे में जो इस कचरे से अपना गुजारा कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई जख्म लगेगा हमारे कारण। हमारे इस छोटी सी एक काम करना है कि हमें इस चीज को सेग्रीगेट करना है। और अगर हम ऐसा करें, हम अपना जीवन भी अच्छा बना सकते हैं, हम कचरा जमा करने वालों का जीवन भी अच्छा कर सकते हैं, हम अपने पर्यावरण को भी साफ सुथरा रख सकते हैं, और हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, जो बीमारियां इसकी वजह से हो रही है कि अगर हम इस चीज को साइंटिफिकली मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।